हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और पार्ट लाया हूँ, फिजिक्स रीनीट 2026 पूरे पेपर को सॉल्व करने का पार्ट। तो टुडे पार्ट 4 लाया हूँ मैं। तो आज हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स रीनीट पेपर से। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सोलर सिस्टम, ओके, सोलर सिस्टम में द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन पूछा है ऑफ अ प्लैनेट सर्कलिंग इन और रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर इज प्रोपोर्शनल टू। बहुत सिंपल लॉ है, केपलर का ही लॉ है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो बस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना था। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2। बहुत इजी क्वेश्चन था, सेकंड आंसर है, कुछ नहीं करना था। वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ आज फिर से कि जो रीट का पेपर था उसमें से कुछ क्वेश्चन ही मुश्किल थे, पूरा पेपर मुश्किल नहीं था। आपको बस देखना था कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो मैं इसको बाद में करूँगा, आराम से सोच के करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल conducting wires A and B carry currents I and 2I. Okay, same direction में. Okay, wire A has uniform mass per unit length lambda and lies on an insulated floor. ठीक है. Wire B is kept fixed at height h above the floor. The minimum magnitude of h so that the wire does not rise from the floor. ठीक है. तो ये बेसिकली ऐसी सिचुएशन है कि ये हमारी वायर B है जिसमें 2I करंट दौड़ रहा है और एक नीचे ज़मीन पे रखी ये वायर ए है जिसमें सेम डायरेक्शन में आई करंट जा रहा है और ये डिस्टेंस एच है क्योंकि उसने बोला है कि ए के एच डिस्टेंस ऊपर, हाइट ऊपर बी कार में लगा रखी है। तो ये बोल रहा है कि इसका मिनिमम मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ये वायर उठे ना फ्लोर से। ठीक है, तो भाई वायर का कुछ वजन है तो डब्ल्यू नीचे लग रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि जब दो तारों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट करती हैं। तो मतलब कि किसी भी, मान लीजिए हम ये छोटा सा सेक्शन ले लेते हैं एक वायर का, ये रहा सेक्शन। तो इस सेक्शन में इसका खुद का वजन इसको नीचे ले रहा है और इस पे मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा होगा ऊपर की तरफ, है ना। तो वो एफ मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा और ये हमें बोलना है कि मिनिमम मैग्नीट्यूड, मतलब कि बस हमें इस एफ इज इक्वल्स टू डब्ल्यू करना है पर यूनिट लेंथ का। तो हमारा फिर मिनिमम मैग्नीट्यूड रह जाएगा ताकि वो उठे ना। जस्ट लिमिटिंग कंडीशन है कि जस्ट उठने वाली है वो। ठीक है, तो मतलब हमारा मान लीजिए छोटी सी लेंथ है, ये जो लेंथ है हमारी छोटी सी, हमने मान लो एल ले ली, एल सेगमेंट ले लिया। तो जो इस सेगमेंट पे पर यूनिट लेंथ फोर्स मैग्नेटिक लग रहा है दैट शुड बी इक्वल टू जो इसका वेट, जो कि इस मान लो इसका लेंथ ऑफ मास है जो सेगमेंट का वो एम है, तो एम जी अपॉन एल। तो जो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है पर यूनिट लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू द वेट पर यूनिट लेंथ। तो मतलब कि लामडा जी, क्योंकि एम बाई एल लामडा है, ये टर्म एम बाई एल लामडा है क्योंकि उसने दे रखा है कि यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ लामडा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये एक फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड कि दो वायर्स के बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 डी, और डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स। तो इस केस में अगर हम रख दें तो ये आएगा हमारे पास म्यू नॉट, एक में आई करंट है दूसरे में 2I करंट है, अपॉन 2πh, क्योंकि h डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो मतलब आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2π, अरे 2π नहीं, 2 तो कट गया, सॉरी, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन πh। ठीक है, तो बस अब इसको इसके बराबर कर दो। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन πh शुड बी इक्वल टू लैम्डा जी, मतलब कि h आ गया हमारे पास म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी। क्या ये ऑप्शन में है? ये रहा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला लगाना था हमें बस एक कि फोर्स पर यूनिट लेंथ ये होता है और हमें बस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस को बैलेंस करना था, बस खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक डायोड का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक आइडियल जेनर डायोड दे रखा है जिसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 है। ठीक है, इज रिवर्स बायस्ड विद अ नेगेटिव इनपुट वोल्टेज -5। द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड ए। भाई सिंपल सा है, ये हमारा जो डायोड है, सॉरी, ये जो हमारा डायोड है सी और बी के क्रॉस लगा रखा है, जो इसकी हमारी वोल्टेज रखी है ब्रेकडाउन वोल्टेज 3 और ये 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है इन लोगों ने भाई। तो अगर 3 वोल्ट है इसका ब्रेकडाउन है तो 3 वोल्ट तो सी और बी के क्रॉस ही हो गया।
और ए और सी के क्रॉस हमारा पूरा 5 वोल्ट, क्योंकि बैटरी लगी 5 वोल्ट की है। तो सिंपल सा आंसर था कि बी और ए के क्रॉस दोनों को माइनस कर दो, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, आंसर सीधा 2 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन था, आराम से हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। In an adiabatic expansion, the temperature of 1 mole of an ideal gas is this, decreases from 60 to 50. The work done by the gas in the process is, ठीक है, not a big deal। तो हमें पता है कि इन्होंने adiabatic expansion दे रखा है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, जिसका गामा हमें पता है मोनोटॉमिक आइडियल गैस है, डिक्रीजेस फ्रॉम 60 to 50। द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेसेस, द वर्क डन बाय द गैस पूछा है। ठीक है, तो हमें पता है वर्क डन बाय द गैस क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा। इसको केमिस्ट्री से मत कंफ्यूज कर देना, केमिस्ट्री में नीचे गामा माइनस 1 होता है, फिजिक्स में ये 1 माइनस गामा होता है, क्योंकि उसमें कन्वेंशन अलग होती है, ध्यान रखना। फिजिक्स और केमिस्ट्री की थर्मो की वर्क डन में कन्वेंशन अलग है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स आप सही करना भाई। ये अभी इसमें ऑप्शन ऑब्वियसली वैसा है नहीं माइनस प्लस, पर अगर होता तो तुम ध्यान से करना भाई, देख के, फिजिक्स की केमिस्ट्री है। तो 1 मोल है हमारे पास, हमें बोला गया है कि आर को 8.3 लेना है, जो हमारा डेल्टा टी है वो है -10, एंड हमारा गामा हमें दे रखा है 5/3। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट करेंगे तो 124.5 जूल्स। क्या ऑप्शन में है ये रहा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला लगाना था, वैल्यू पुट करनी थी, छोटा सा कैलकुलेशन थी, आंसर आ जाएगा, बस खत्म। तो चलिए और इजी क्वेश्चन है, चलिएगा और क्वेश्चन पे आते हैं। अ रे ऑफ लाइट विद वेवलेंथ लैम्डा is incident on 3 different photoelectric cells name 1 2 3 and the threshold wavelength हमें lambda 1 lambda 2 lambda 3 दे रखी है, and the magnitude of stopping potential v1 v2 v3 दे रखा है। the relation between lambda and threshold wavelength दे रखा है, हमें ये relations दे रखे हैं। तो the correct option is, चलिए पहला रिलेशन देखते हैं। lambda 1 दे रखा है is less than lambda। ठीक है, तो भाई अगर lambda 1 less than lambda है, मतलब कि जो हमारी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है मटेरियल की वो इनकमिंग वेवलेंथ से छोटी है, तो मतलब कि फिर तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जो हमारी इनकमिंग लाइट की जो एनर्जी है वो तो उसके वर्क फंक्शन से कम हो गई है ना। तो मतलब कि हमारा ये है कि जो इनकमिंग लाइट की एनर्जी है, इसमें जो इनकमिंग लाइट की एनर्जी ई फोटोन है वो तो फिर कम हो गई हमारी 5 से, क्योंकि जितनी छोटी वेवलेंथ उतनी ज़्यादा एनर्जी होती है ना भाई। तो फर्स्ट केस में तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, तो V1 0 आना चाहिए। तो V1 0 किस किस में दे रखा है भाई, 4 ऑप्शन गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गया, 1 और 2 बचे, तो बस हमें V2 V3 देखना है अब। ठीक है, तो अब V2 V3 आसानी से देख सकते हैं, हमें दे रखा है कि lambda 2 इज ग्रेटर देन lambda एंड lambda 3 इज वेरी बिग देन lambda। ठीक है, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो lambda 3 है वो lambda 2 से बड़ा है ना। अगर lambda 3 lambda 2 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, phi 3 phi 2 से छोटा है ना, क्योंकि इनवर्स है भाई, वेवलेंथ की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी नहीं बात हो रही है, यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा वर्क फंक्शन 3 का है वो कम है, तो मतलब जो इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, क्योंकि भाई इनकमिंग लाइट तो सेम ही है। तो इसका मतलब जो हमारा ये हमारा सेकेंड डिडक्शन और फाइनल डिडक्शन V3 विल बी ग्रेटर देन V2, क्योंकि भाई वर्क फंक्शन कम है 3 का, तो कम एनर्जी लूज होगी और ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर, तो मतलब कि V3 इज ग्रेटर देन V2। ये रहा ऑप्शन फर्स्ट। इजी सा क्वेश्चन था, मॉडर्न फिजिक्स का इजी सा क्वेश्चन है, ढंग से करके जाओ, मॉडर्न फिजिक्स बहुत स्कोरिंग होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मूव इनटू फ्री स्पेस, रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ फोटोन। ओके, तो हमसे PE अपॉन PH पूछा है। ठीक है, तो भाई PE हम लिख सकते हैं पहले, P ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होगा जस्ट √2mE, है ना, उसकी एनर्जी, क्योंकि ये एक पार्टिकल है तो बस वही p²/2 ke इज इक्वल्स टू p²/2m या फिर p इज इक्वल्स टू √2m ke। अब हमें फोटोन के लिए पता है
कि जो फोटोन के लिए हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है सॉरी एक सेकेंड, E अपॉन सी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू पी सी, तो P इज इक्वल्स टू E अपॉन सी। तो अब हम दोनों का रेशियो निकालना है, तो पी ई अपॉन पी एच इज इक्वल्स टू √2m E। और कीप इन माइंड उन्होंने बोल रखा है दोनों की एनर्जी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दोनों में मैंने E ही रखा है अपॉन E अपॉन सी। तो ये आ रहा है हमारे पास C√2m अपॉन E, ठीक है। बस हमें वैल्यू पुट करनी है, कर लेते हैं भाई वैल्यू पुट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁸ इंटू √2 इंटू हमें दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 अपॉन एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 20, अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻19, तो 20 इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ रहा है हमारा पूरा अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 10 कट गया, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 3 × 10⁸ √9 × 10⁻31 अपॉन 16 × 10⁻19। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 × 10⁸ इंटू 3 × 10⁻6 अपॉन 4, तो वही आ जाएगा हमारे पास 225 आ रहा है। 225 है ऑप्शन में, ये रहा ना ऑप्शन, बस खत्म, इजी आंसर। एक और इजी क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स का ही क्वेश्चन है टेक्निकली, क्योंकि ये सब मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। तो मैं कह रहा हूँ भाई इजी पेपर था, कुछ ही क्वेश्चन लंबे और मुश्किल थे, पूरा पेपर मुश्किल नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स इंडेक्स करेक्शन, ठीक है भाई। अब यहाँ कुछ लोग फंस जाएंगे भाई कि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, उन्होंने प्रैक्टिकल फिजिक्स, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री वगैरह में, उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लैब मैनुअल नहीं पढ़ी। तो भाई यहाँ पे फंस जाओगे तुम, पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता, ये क्या है। ये सिंपल, जो हम, आपको याद है हम वहाँ लैब में जाके वो करते थे, ऑप्टिकल बेंच रखते थे, वहाँ आगे एक नीडल रखते थे और यहाँ पे भी एक नीडल होती थी उल्टी, तो हमें उसको स्टैक करना पड़ता था, वैसे साइड साइड देखते थे हम, ताकि पैरालैक्स रिमूव हो जाए। याद है ना एक्सपेरिमेंट जिससे फोकल लेंथ निकालते हैं, तो वही वाला एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पढ़ा होगा ये इंडेक्स करेक्शन, बताया होगा उन्होंने, इंडेक्स करेक्शन इसी में होती है। पता है तो पता है, नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, आगे चलना पड़ेगा। चलिए एक अच्छा लाइट का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। कंसिडर 3 मीडिया P, Q and R with refractive indices 1, 1.25 and 1.5. The medium Q having a thickness of 5, okay, इसकी thickness 5 सेंटीमीटर है, is placed in between extended media P and R as shown, okay, and an object O is placed at the center of the medium Q. If viewed from medium P near the normal direction, the apparent depth of O is h1. For similar observation from medium R, the apparent depth is h2. Okay. भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना, जो हमारी apparent depth या हाइट होती है, मान लो apparent depth की बात हो रही है, जो apparent depth अपॉन रियल डेप्थ होती है वो μ2 अपॉन μ1 होता है, ठीक है। जो हमारी apparent depth होती है अपॉन रियल डेप्थ, दैट इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। इस केस में हमारा μ2 क्या, पहले देखो हमें जो, पहले बताओ इसकी मीडियम P से एपरेंट डेप्थ, सॉरी रियल डेप्थ कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि वो सेंटर ऑफ मीडियम Q में है, 5 को आधा कर दो तो मतलब कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो D' अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो जिस मीडियम में, वो जो ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में रखा है वो 1 होता है, और जहाँ से हम देख रहे हैं वो 2 होता है। तो हम P से देख रहे हैं तो मतलब कि 1 ऊपर आएगा 1 अपॉन नीचे आएगा 1.25, तो बस D' आ रहा है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये है हमारी एपरेंट डेप्थ व्हेन व्यूड फ्रॉम P मीडियम। अब हम यही फॉर्मूला Q के लिए लगा देते हैं, जब R मीडियम से देख रहे हैं हम O को, जो Q मीडियम में रखा हुआ है। तो फिर से जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास आ रहा है D' अपॉन 2.5, एक सेकेंड,
डी डैश अपॉन 2.5 इज इक्वल्स टू, अब हम देख रहे हैं आर मीडियम से, ठीक है, तो आर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऊपर आएगा 1.5 और जहां पे है ऑब्जेक्ट वो नीचे आएगा 1.25। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो डी डैश हमारे पास जो दूसरा डी डैश आ रहा है वो आ रहा है 3 सेंटीमीटर। तो अब इसने H1 और H2 मतलब कि ये जो हमने दो निकाले इनमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो 1 आ गया आंसर, क्योंकि 3 और 2 है ना, तो बस डिफरेंस का मैग्नीट्यूड पूछा उन्होंने, आ गया 1 आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, 2 बार लगाना था, दोनों को जो आया आंसर उन लोगों को माइनस करना था, खत्म। चलिए एक और क्वेश्चन, अ फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस, यूनिट रेडियस है, is fixed on a horizontal plane. Two points of unit mass start moving simultaneously from point A with identical uniform angular speeds in opposite directions and meet again at point B. अच्छा, identical uniform angular speeds हैं, opposite direction में move कर रहे हैं. During this time, which of the following figures schematically represents the magnitude of total linear momentum of the system as a function of theta? Okay. तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सर्कल है और इसमें हम ऊपर वाले पॉइंट, एक सेकेंड लेट मी ड्रॉ, तो हम यहाँ ए पॉइंट से लेके हम बी पॉइंट तक जा रहे हैं, एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है और दूसरा पार्टिकल ऐसे जा रहा है और दोनों की एंगुलर स्पीड सेम है। अच्छा भाई, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है ना, अगर दोनों की ओमेगा सेम है और दोनों सेम रेडियस पे हैं तो दोनों की v भी सेम होगी ना, और दोनों का मासेस भी सेम है, 2 पार्टिकल्स ऑफ यूनिट मास दे रखा है ना, तो दोनों का मास भी सेम है, तो मतलब दोनों का मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है। तो बस हमें अब डायरेक्शन देखनी है और उससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं हम पाई थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, यानी कि ऊपर से शुरू कर रहे हैं और हम नीचे जा रहे हैं बी पे, जो ये है माइनस पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू एंड ए इज पाई बाई टू, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं, इसने बोला है कि टोटल लीनियर मोमेंटम का कैसा ग्राफ बनेगा हमारा। जब ए से शुरू हुआ टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे, दो पार्टिकल्स जो सेम मास के हैं, जो सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, सेम स्पीड है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, सेम मास है, तो टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम 0 हो गया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो मतलब कि हमारा P टोटल एट T इज इक्वल्स टू 0 है, तो हमारा जो ग्राफ है वो 0 से शुरू होना चाहिए। भाई इतना इजी क्वेश्चन था, तुम इतना भी निकाल लेते ना, बस इतना सा खत्म हो जाता है। ये एक ही ग्राफ है जो 0 से शुरू होता है पाई बाई, क्योंकि जब थीटा में पाई बाई टू पे दे रखा है ना, P वर्सेस थीटा का ग्राफ है, P टोटल एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू 0 है ना, इनिशियली तो 0 ही है, तो बस आगे ग्राफ हमारा एक ही, क्योंकि 0 से शुरू होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, द टेम्परेचर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट डेल्टा t, रेडियस r है, स्मॉल अमाउंट डेल्टा t से बढ़ा दिया हमने टेम्परेचर। इफ द लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा, द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल से समझ लो भाई, एक फॉर्मूला है हमें पता है कि डेल्टा v अपॉन v इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा t, पढ़ा है। अब इन्होंने पूछा है डेल्टा v पूछा है, तो बस v गामा डेल्टा t, और हमें ये भी पता है कि गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होता है। हम यहाँ पे गामा वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है और अल्फा लीनियर एक्सपेंशन के लिए, तो गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा होता है, तो हम लिख सकते हैं 3v अल्फा डेल्टा t। अब हमें v भी पता है क्या होता है एक स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा t, तो ये आ जाएगा हमारे पास, 3 से 3 कट गया, 4 पाई आर क्यूब अल्फा डेल्टा t। आंसर है क्या ये? ये रहा 3।
एक और बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ करना ही नहीं था यार, सीधा फॉर्मूला लगाना था, सोचना तक नहीं था, बस ये फॉर्मूला लगाना था और हमें बस गामा इक्वल टू 3 अल्फा रखना था और वॉल्यूम रखनी थी स्फीयर की। यार कैसा क्वेश्चन है ये बताओ। और तुम बोलते हो फिजिक्स बहुत मुश्किल आई थी इस बार। कुछ ही क्वेश्चन थे, आई एग्री मुश्किल आई थी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स ऑब्वियसली, वो भी, पर ऐसा नहीं कि पूरा पेपर मुश्किल आया था, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही थे ऐसे जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, जिनमें पढ़ने में बहुत टाइम लगता था। तो बाकी पूरा एवरेज पेपर ही था, बाकी तो कोई ऐसा मुश्किल पेपर भी नहीं था, कोई ऐसा इजी पेपर भी नहीं था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं पूरे रीडिंग 2026 पेपर के। तो इफ यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, leave any suggestions in the comments. Thank you for watching. On my body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.